हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज्योर स्टोरेज अकाउंट के बारे में, राइट। तो इस वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एज्योर स्टोरेज क्या होता है, राइट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हम लोग एज्योर पोर्टल पे जा करके इसको क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स है जिनको हम लोग को प्रॉपरली बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट, या सेलेक्ट करना होता है। और एज्योर स्टोरेज के कौन कौन से डेटा सर्विसेज हैं या टाइप्स ऑफ एज्योर स्टोरेज क्या क्या होते हैं, राइट, इसके बारे में हम लोग हाई लेवल बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एज्योर क्या है। तो एज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म का स्टोरेज सॉल्यूशन है, राइट। मीन्स कि जैसे कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा या आप अपने पर्सनल यूज़ में भी लैपटॉप में अपने बहुत सारा आप डेटा रखते हो, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डेटा, मतलब फाइल टेक्स्ट हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, राइट। जब ये ग्लोबल स्केल पे या बिगर स्केल पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड स्टोरेज सिनारियो, क्लाउड स्टोरेज का फीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एज ए इंडिविजुअल या एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंटरप्राइज हम जा करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा का जो फॉर्मेट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, रॉ डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाइनरी डेटा हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का एनी टाइप ऑफ डेटा आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज पे जा करके जब आप स्टोरेज अकाउंट एक क्रिएट कर लोगे तो वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अपने डेटा के टाइप के हिसाब से आप अप्रोप्रिएटली उसको स्टोर कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज जो हमें सर्विस प्रोवाइड होती है वहाँ पर, करेक्ट। दूसरा, ये हमें एज्योर स्टोरेज जो है हाईली अवेलेबल, मैसिवली स्केलेबल, ड्यूरेबल और सिक्योर स्टोरेज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डिफरेंट या वेरियस टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए। मींस हाईली अवेलेबल है, आपका कोई भी जैसे हम अपने लैपटॉप वगैरह में डेटा स्टोर कर देते हैं, कई बार होता है कि हमारी ड्राइव करप्ट हो जाती है, डेटा लॉस हो जाता है, तो कैसे ड्यूरेबल रहेगा मेरा डेटा, राइट। और एज एंड व्हेन मुझे जब भी रिक्वायर्ड, मान लो आपका लैपटॉप या सर्वर कभी अनअवेलेबल हो जाता है तो आप डेटा को, एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो हाईली अवेलेबिलिटी कैसे मेरा डेटा की प्रोवाइड करता है। स्केल अगर मुझे करना है, मेरा डेटा साइज़ बढ़ता जा रहा है, मेरा डेटा फाइल्स वगैरह बढ़ती जा रही हैं, तो स्केलेबल, हाई अवेलेबिलिटी के साथ साथ ये स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ओवरऑल हम इस बात को समझेंगे कि आगे आने वीडियोज़ में देखेंगे कि हाईली अवेलेबिलिटी या रेप्लिकेशन कैसे होती है, स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। ड्यूरेबिलिटी हमको ये रिडंडेंसी के थ्रू या रेप्लिकेशंस के थ्रू कैसे प्रोवाइड करता है, और क्या इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। बट अभी के लिए हमारे को जानने वाली पॉइंट ये है कि एज्योर स्टोरेज अगर प्रोवाइड करते हो, प्रोविज़न करते हो, यूज़ करते हो, तो आपको ये प्लस इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपना डेटा एज अ ऑब्जेक्ट, फाइल, ऑडियो वीडियो कुछ भी है वो स्टोर कर लिया, तो आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। या तो आप HTTP प्रोटोकॉल जो कि अनसिक्योर है, या सिक्योर HTTPS पे या REST API के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, राइट। तो आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट्स है जो आपने स्टोर किया है उसको एज ए API भी आप और URL के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट, कहीं से भी वाया इंटरनेट। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको क्लाइंट लाइब्रेरीज देता है। अगर आप डेवलपर हैं तो .NET कोड के थ्रू, जावा के थ्रू, पाइथन के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट, C#, गो एंड सो ऑन, इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं, उनके थ्रू भी आप अपने स्टोरेज, एज्योर स्टोरेज के अंदर में जो भी सेव्ड आपका डेटा है, ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। क्रिएट भी कर सकते हैं आप इनके थ्रू। ऐसा नहीं कि आप पोर्टल पर जाके पहले क्रिएट करो फिर अपनी फाइल को, आप क्रिएशन भी स्टोरेज अकाउंट का या स्टोरेज का वो आप इन क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप
स्क्रिप्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो पावर शेल हो गया या एज्योर CLI हो गया, ठीक है। इनके थ्रू स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट लिख करके आप अपने स्टोरेज को अकाउंट को प्रोविज़न कर सकते हैं, डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज़ हैं या कॉन्फ़िगरेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। एज्योर पोर्टल और स्टोरेज एक्सप्लोरर है, ये हम आगे चल करके देखेंगे कैसे हम लोग पोर्टल के थ्रू या स्टोरेज एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का UI टूल है, राइट, उसके थ्रू आप कैसे एक्सेस कर सकते हो अपने डेटा ऑब्जेक्ट्स को जो कि एज्योर स्टोरेज के अंदर में स्टोर्ड है, करेक्ट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। तो कुछ अपने बात कर ही लिया है एज्योर इंट्रोडक्शन में। तो पहला है ड्यूरेबल एंड हाईली अवेलेबल। ड्यूरेबिलिटी हमको मिलती है इसके रेप्लिकेशन के थ्रू, राइट। मींस ड्यूरेबिलिटी होती क्या है कि मेरा डेटा मैंने स्टोर किया था ड्यूरेबल है या नहीं है। क्या मतलब, अगर मान लीजिए आप ऐसे समझो कि एक आपका सर्वर पे आपने या अपने लैपटॉप में आपने अपना डेटा स्टोर किया, अगर ये किसी वजह से इसका डिस्क क्रैश हो जा रही है तो आपका जो भी डेटा है, डेटा फाइल्स हैं, वो आपको एक्सेसिबल नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बिहाइंड द सीन ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो भी आपने डेटा फाइल्स वगैरह स्टोर करी है वो उसकी रेप्लिकेशन करता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है डिफरेंट सर्वर्स पे, हार्डवेयर्स पे, सो दैट अगर एक हार्डवेयर वहाँ पर अनअवेलेबल हो जाता है या फेल हो जाता है, अनएक्सेसिबल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपकी जो डेटा है, फाइल्स हैं, वो दूसरे हार्डवेयर सर्वर से एक्सेसिबल हो, वो ये इंटरनल मैनेज करता है। तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बिहाइंड द सीन मैनेज करता है। अब आप क्वेश्चन करोगे ये जो रेप्लिकेशन है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ 3 जगह पे उसने एक फाइल को रेप्लिकेट किया, 1 2 3, अगर लेकिन वो किसी न किसी एक डेटा सेंटर के अंदर में हो रहा है, ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर में, अगर ये डेटा सेंटर ही फेल हो जाए, अनएक्सेसिबल हो, तो वहाँ पर हमारे पास जियो रेप्लिकेशन का ऑप्शन होता है, वो भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस क्रिटिकल डेटा है, राइट, तो मैं जियो रेप्लिकेशन अवेल करूँगा, तो वो 2 डिफरेंट रीजन में मेरा डेटा रेप्लिकेट करेगा। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, 2 डिफरेंट रीजन के अंदर वो मेरा सेम डेटा फाइल्स जो होंगी वो रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो अगर ये डेटा सेंटर या ये रीजन मेरा अगर फेल होता है तो मुझे वो डेटा एटलीस्ट यहाँ से रीड के लिए मिल जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिजास्टर वाले टाइम में। तो ड्यूरेबल है एंड हाईली अवेलेबल है, सेम थिंग है, राइट, जैसे हमने रेप्लिकेशन या जियो रेप्लिकेशन के सिनेरियो में बात करी। सेकंड पॉइंट आती है सिक्योर। तो आपका डेटा जो है जब वो आप स्टोर कर दोगे स्टोरेज के अंदर में, तो वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में रहता है। डेटा जब आपका रेस्ट रहेगा तो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में इंक्रिप्शन उसको माइक्रोसॉफ्ट करता है, अपनी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज़ होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज़ के थ्रू उस डेटा को इनक्रिप्ट करता है। आपके पास अगर अपनी सिक्योर कीज़ हैं, कस्टमर जिसको मैनेज की बोलते हैं, उसके थ्रू भी अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये डेटा एट रेस्ट की बात है, माइक्रोसॉफ्ट इनक्रिप्ट करके रखता है। प्लस सिक्योर इस पर्सपेक्टिव से कि जो डेटा है, जो भी डेटा है, फाइल्स हैं, ये आप जिस भी यूज़र को इस पे एक्सेस दोगे, यूज़र एक्सेस जो भी होगा, जिसे भी दोगे, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये डेटा इंटरनेट से एक्सेस हो पाए या ना हो पाए, किसी स्पेसिफिक नेटवर्क या IP से हो पाए, इस तरीके की मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ऑन अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। स्टोरेज अकाउंट जो है वो स्केलेबल है, मीन्स इनिशियली आपका 1 GB डेटा था, 1 GB से TB में पहुँचा, पेटाबाइट्स, टेराबाइट, पेटाबाइट्स, या आपका कहते हैं कि टिल इनफाइनाइट यू कैन स्केल, राइट। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिट, कुछ ना कुछ लिमिट होती है हर स्टोरेज अकाउंट की, तो वो लिमिट के अंदर, बट आप इसको समझो कि मैसिवली स्केलेबल है। डेटा आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप अपने ये आपको ऑटोमेटिक स्केलिंग प्रोवाइड करता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे जहाँ पे ऐसा होगा, ऑब्वियसली फिर बहुत सारे हमारे कंसेप्ट आते हैं कि आप अनयूज डेटा को आर्काइव कर लें, जो आपका रेगुलर एक्सेसिबल डेटा है उसको ही आप अपने ट्रांजैक्शनल स्टोरेज टाइप में रखें, बाकी का कुछ मास्टर डेटा को, फिर वहाँ पे बहुत डिफरेंट डेटा आर्किटेक्चर आते हैं जिसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो या ब्रेक कर सकते हो अपने कंप्लीट डेटा को। एक ही जगह आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि आपका सारा का सारा डेटा एक ही जगह पड़ा हो। मैनेज्ड, इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, मींस माइक्रोसॉफ्ट आपके डेटा को, माइक्रोसॉफ्ट बिहाइंड द सीन आपके इस डेटा स्टोरेज को या एज्योर स्टोरेज को मैनेज करता है।
जो भी हार्डवेयर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, पैचिंग है या जो रीसेंट हार्डवेयर है, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट बिहाइंड द सीन मैनेज करता है। आपके डेटा का रेप्लिकेशन, अंडरलाइंग हार्डवेयर, उसकी सिक्योरिटी, राइट, इनक्रिप्शन, ये सारी की सारी चीज़ें एज अ यूज़र मुझे मैनेज नहीं करनी पड़ती, रादर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा होता है। एंड एक्सेसिबल है, आप इसको, ये जो डेटा है इसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। जो भी आपने सिक्योरिटी या एक्सेस पॉलिसीज़ लगाई होंगी, राइट, वो यूज़र उस डेटा को यूज़ कर सकता है। आप इसको HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू, सिक्योर प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप REST API के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आप स्टोरेज एक्सप्लोरर या डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो एक्सेसिबिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है, डिफरेंट एंड वेरियस मेथड्स हैं, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि हम स्टोरेज अकाउंट को कैसे वहाँ पर प्रोविज़न कर सकते हैं और क्या अदर और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान देना होता है, राइट। डेटा सर्विसेज पे हम लोग बाद में आएंगे, एक बार हम लोग वहाँ पर चल करके देखते हैं पोर्टल पे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो ये मैंने अपना पोर्टल एज्योर का पोर्टल लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ये हम लोग स्टोरेज अकाउंट की सर्विस पे आ गए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप लॉगिन करोगे तो आप हो सकता है होम पे आओगे एंड देन इधर से आप सर्च करो स्टोरेज अकाउंट, करेक्ट। तो मेरे इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर में कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन चूज़ करोगे, अगर आपके इस अकाउंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, मेरे इसमें एक ही है। फिर आप रिसोर्स ग्रुप दोगे, तो मैंने कहा कि टेस्ट RG स्टोर, ये मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम है, कुछ भी आप दे सकते हो। आप स्टोरेज अकाउंट का नाम दो। तो स्टोरेज अकाउंट में हम ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर लेगा और 3 to 24 कैरेक्टर्स का होगा, ठीक है। लोअर केस में, सॉरी कैपिटल नहीं होगा, लोअर केस ही आपको लेना होगा, कुछ नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, राइट। तो ये मैंने कहा टेस्ट स्टोर, ये मैंने इसका नाम रख दिया, स्टोरेज अकाउंट का नाम रख दिया। फिर आप रीजन, लोकेशन सेलेक्ट करोगे, किस रीजन में आप लेना चाहते हो, लेट्स से कि ईस्ट USA रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस एक्चुअल में आपका बताता है कि आप दो टाइप का यहाँ पर परफॉर्मेंस कैटेगरी है, पहला स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करता है कि आप जनरल पर्पस V2 अकाउंट बनाइए स्टैंडर्ड लेकर के, लेकिन आपकी स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी परफॉर्मेंस टीयर को आप प्रीमियम सेलेक्ट करिए। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि प्रीमियम ब्लॉब्स जहाँ पे आपका हाई थ्रूपुट लो लेटेंसी आपको चाहिए होगा, वो हो सकता है कि आपके फाइल शेयर्स या फाइल नेटवर्क आप बना क्लाउड पे चाहते हैं, राइट। पेज ब्लॉक जहाँ की आप डिस्क वगैरह जो जहाँ पे फ्रीक्वेंट या रैंडम रीड राइट एक्सेस आपको चाहिए होगा, कुछ ऐसी फाइल्स हैं आपके पास में जिनका या स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए आप यूज़ करो, या हाई ट्रांजैक्शन रेट्स जहाँ पे लो स्टोरेज लेटेंसी आपको चाहिए होगा ब्लॉब्स, उन पर्टिकुलर ब्लॉब्स के लिए, तो आप ब्लॉब्स प्रीमियम कैटेगरी में ले सकते हो, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। एक जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टैंडर्ड के अब जब आप परफॉर्मेंस टीयर लेते हो तो अंडरलाइंग जो डिस्क होती है वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। प्रीमियम में सॉलिड स्टेट ड्राइव SSDs यूज़ होती हैं, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली नाम भी आपको प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑन अ हायर साइड रहती है, करेक्ट। तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया यहाँ पर। रिडंडेंसी मीन्स आप अपने डेटा जो भी फाइल इसके अंदर स्टोर करोगे, डेटा स्टोर करोगे, ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे, उसका रिडंडेंसी रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो। तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ये बात करेंगे LRS, GRS, ZRS, GZRS, ये सब क्या है, कैसे काम करता है, किन किन सिनारियों में हमको हमारे डेटा की प्रोडक्शन हमको ये देता है, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग LRS ले रहे हैं, रिडंडेंसी। मैं आने वाले वीडियोज़ में इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे, करेक्ट। तो बेसिक्स में हम लोगों ने ये कुछ एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट एडवांस में मूव करते हैं, सिक्योरिटी वाला सेक्शन आता है, राइट। तो आप अगर इनमें से आपको इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो भी सिक्योरिटी आपको एस्पेक्ट यहाँ पे चाहिए। पहला है कि रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफ़र फॉर REST API ऑपरेशन, येस आई नीड सिक्योर ट्रांसफ़र। सो ऑब्वियसली आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में आप हमेशा सिक्योर ट्रांसफ़र चाहते हैं, राइट। अलाउ इनेबलिंग पब्लिक एक्सेस ऑन इंडिविजुअल कंटेनर क्या है हम लोग आगे समझेंगे इसके बारे में, तो मैंने इसको येस कर दिया। इनेबल स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस, करेक्ट, येस। तो स्टोरेज अकाउंट बनेगा, उसकी की एक्सेस मुझे चाहिए रहेगी, उसको इनेबल कर दिया, एंड सो ऑन। मिनिमम TLS वर्जन जो है 1.2 जो करंट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इनेबल हायरार्किकल नेम स्पेस, इसको भी हम लोग समझेंगे कि डेटा लेक वगैरह क्या है। तो आप अगर
इसको चाहते, इस पर्टिकुलर स्टोरेज को बिग डेटा एनालिटिक्स के पर्पज से यूज़ करना चाहते हो, मीन्स आप यहाँ पे बिग डेटा स्टोर कर सकते हो करो, और आगे चल करके आप बिग डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हो इस स्टोरेज अकाउंट पे, ये एज अ डेटा लेक जेन 2 काम करे, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, करेक्ट। तो अब ये डेटा लेक जेन 2 इसको हम लोग कहना शुरू कर देंगे कि ये हमने डेटा लेक बनाया है। यहाँ पर आपका बिग डेटा आप जा करके स्टोर करोगे, मैसिव डेटा स्टोर करोगे और उस पर बिग डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करोगे आप जा करके, जैसे डेटाब्रिक्स है या इस तरीके की जो बिग डेटा एनालिटिक्स टूल हैं, सर्विसेज हैं, उनके थ्रू, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसे नहीं इनेबल कर रहा हूँ, करेक्ट। मैं इसको सिंपल स्टोरेज अकाउंट की तरह या ब्लॉब स्टोरेज की तरफ मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैंने इसको अनचेक कर दिया। फिर मेरा अलाउ क्रॉस टेनेंट, जैसे ब्लॉब स्टोरेज के अंदर अलाउ क्रॉस टेनेंट रेप्लिकेशन है, मींस इस पर्टिकुलर ये जो स्टोरेज अकाउंट बन रहा है या ये जो सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर मैं ये स्टोरेज अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, वो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर में है और वो एक किसी टेनेंट के अंदर में है, डायरेक्टरी के अंदर में है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरेज अकाउंट का डेटा इन फ्यूचर मुझे कॉपी करना है किसी दूसरे टेनेंट के स्टोरेज अकाउंट के अंदर में, तो मैं इस पर्टिकुलर, अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, और फिर क्या होगा, मुझे क्रॉस टेनेंट रेप्लिकेशन मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फीचर प्रोवाइड। अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर हमें दूसरे और सॉल्यूशन है, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है, उनके थ्रू हम इसको काम करेंगे। एक्सेस टियर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइक कंसेप्ट है। हॉट एंड कूल आता है, एक थर्ड होता है आर्काइव, जो कि आप इनिशियली पहले हॉट या कूल में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप आर्काइवल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हॉट एंड कूल क्या होता है, जब आप अपने आपको अगर पता है कि मैं जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ वो मेरा फ्रीक्वेंट एक्सेस होना है, राइट, डे टू डे ऑपरेशंस में, यूसेज सिनारियो में, तो मैं इसको हॉट लेता हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑफ योर डेटा होगा, राइट। तो एक्सेस कॉस्ट इसकी ज़्यादा रहेगी। अगर मुझे मालूम है कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होगा तो मैं इसको कूल टियर ले सकता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको पता है इनिशियली कि मेरा इस जो डेटा मैं स्टोर करने जा रहा हूँ वो कितना फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, आपको मालूम है डेली फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है। तो जो एक्सेस है, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, लेट्स से किसी सर्वर या डिस्क पे स्टोर हो जाएगा, तो जो एक्सेस का कॉस्ट है डेटा का, रीड राइट का, वो कम होगा, राइट। लेकिन स्टोरेज जो डेटा रखा हुआ है उसका चार्जेस लिटिल बिट हायर होगा। ये मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। हॉट में ऐसा होता है। कूल में क्या होगा कि डेटा स्टोरेज रखे रहने का जो वहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो कम होगा, लेकिन उसको एक्सेस करने का जो चार्जेस है वो ज़्यादा होगा। हॉट में एक्सेस का चार्जेस कम होगा लेकिन स्टोरेज का चार्जेस ज़्यादा रहेगा। तो इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में और प्रॉपरली समझेंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से आपकी कॉस्टिंग को थोड़ा वेरी करता है स्टोरेज के अंदर में, राइट। तो एक्सेस टियर इधर हॉट और कूल। तो बेसिकली आप इनिशियली आपको मालूम है डेटा आप डाल रहे हो तो हॉट में इसको कर लो, और लेकिन अगर ये डेटा है और जो डेटा है उसको बस केवल स्टोरेज पर्पज से, तो आप इसको कूल ले लो कि हाँ बहुत इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होना है, हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में 2-4 बार यूज़ होना है, राइट। तो कूल लेकर कर लो, तो डेटा आपका स्टोर रहेगा, स्टोरेज का कॉस्टिंग कम रहेगा, लेकिन उसको एक्सेस जब आप करोगे तो हो सकता है एक्सेस जो है हॉट के कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगा। हॉट में कि बहुत फ्रिक्वेंटली दिन में 10 बार यूज़ होना है, राइट, तो आप हॉट इसको ले लो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर लार्ज फाइल शेयर्स की कैपेबिलिटी इनेबल हो जाए तो आप इसको चेक कर लो। ये क्या है, हम लोग फाइल्स वाले सेक्शन में इसको और डिटेल में समझेंगे, राइट, विद एग्जांपल एंड द हैंड्स ऑन। नेक्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं नेटवर्किंग में। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरेज अकाउंट जो है वो कैसे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस हो पाए, तो इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क। अगर मैं आप चाहते हो कि ये स्टोरेज अकाउंट आपका सभी पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस हो जाए तो आप इसे टिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि किसी पब्लिक किसी स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क या आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही एक्सेस हो, सब थ्रू इंटरनेट एक्सेस ना हो, लाइक पब्लिक एक्सेस ना हो इसको, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो अपने नेटवर्क को, या पब्लिक आईपी एड्रेसेस को दे सकते हो, नीचे जा करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा पब्लिक एक्सेस डिसेबल हो जाए और प्राइवेट एक्सेस ही हो पाए, तो अपने प्राइवेट एंड पॉइंट को यहाँ पर जा करके आप डिफाइन कर सकते हो या बता सकते हो कि किस नेटवर्क से और किस सबनेट से ही सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरेज अकाउंट एक्सेस हो, वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क कर दिया है, राइट। नेटवर्क राउटिंग जो है इसका कि आपका जो डेटा है वो कैसे एक्सेस होगा ये डिफाइन करता है। राउटिंग प्रेफरेंस आप या तो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग दे दीजिए या इंटरनेट राउटिंग। तो मैंने कहा कि इंटरनेट राउटिंग, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग में क्या होता है कि लेट्स से कि आप जहाँ से भी इसको एक्सेस कर रहे हैं वो नियरेस्ट क्या होगा, एज पॉइंट पे जा करके, जो भी रीजन होगा नियरेस्ट उसके एज पॉइंट पे जा करके फिर वो माइक्रोसॉफ्ट
नेटवर्क जो इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होगा उसके थ्रू आपका उसके थ्रू राउट होकर के, उसके थ्रू प्रोपोगेट होकर के फिर वो स्टोरेज पे जाएगा, अकाउंट पे आएगा। इंटरनेट है वो हो सकता है उसके नियरेस्ट ना जा करके वो डायरेक्ट इंटरनेट लाइन के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन के जहाँ पर भी जैसे ईस्ट यूएस है तो ईस्ट यूएस तक जाने के लिए हो सकता है कि वो इंडिया का, मेरे पास में तो नियरेस्ट जो होगा इंडिया का डेटा सेंटर होगा, राइट। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट है, अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सेलेक्ट कर रखा है, राउटिंग सेलेक्ट कर रखा है, तो वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट इंडिया के डेटा सेंटर पे जाएगा और फिर इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट का जो नेटवर्क होगा उसके थ्रू मेरा वो रिक्वेस्ट प्रोपोगेट होगी। इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, ये डायरेक्ट ईस्ट यूएस के नियरेस्ट पॉप लोकेशन पे जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर वो एक्सेस करेगा। तो इस बारे में हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन। तो अगर मैं चाहता हूँ इनेबल पॉइंट इन टाइम रिस्टोर, पॉइंट इन टाइम अगर इसके रिस्टोर पॉइंट्स अगर बनाना, जैसे विंडोज़ में हमारे बहुत सारे पॉइंट इन टाइम रिस्टोर पॉइंट बनते थे, हम लोग कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो हम लोग रिस्टोर कर देते थे प्रीवियस टाइम पे, राइट। पॉइंट इन टाइम रिस्टोर पॉइंट पे हम लोग रिस्टोर, तो अगर वैसे ही आप अपने कंटेनर्स के अंदर डेटा का चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, राइट। अगर आप सॉफ्ट डिलीट की मीन्स जो भी इसके अंदर से अगर एक्सीडेंटल डिलीट है तो डिलीट हो जाए तो रिकवरी का ऑप्शन नहीं होता, बट आपने अगर सॉफ्ट डिलीट इनेबल कर रखा है, राइट, तो वो जितने भी डेज यहाँ पर आप डिफाइन करोगे, चाहे वो ब्लॉब हो, चाहे वो आपका कंटेनर हो, चाहे वो आपके फाइल्स के लिए हो, तो वो उतने दिन तक वहाँ पर सॉफ्ट डिलीट मोड में रहेगा। मीन्स वो परमानेंट डिलीट नहीं हुआ होगा, रादर वो रिसाइकिल बिन में एक तरीके से आप समझ लो कि रहेगा। आप उसको विद इन दीज डेज जो भी आप डिफाइन करेंगे आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। अगर आपने ये इनेबल नहीं किया और आपने जा करके सिंपली डिलीट कर दिया है तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सीडेंटल डिलीट से प्रिवेंट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं फर्दर। अगर वर्जनिंग बनाना चाहते हैं अपने ब्लॉब्स की, फाइल्स की, जो टेक्स्ट फाइल आप है उनकी डिफरेंट वर्जनिंग बनाना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं फॉर द ट्रैकिंग पर्पजेज, राइट। अगर आप ब्लॉब को चेंज फीड के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सारे लॉग्स वगैरह वहाँ पर आपका इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, सबकी लॉग बने, तो आप यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर उसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनक्रिप्शन वाला। आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की के थ्रू ही मेरा जो डेटा इसके अंदर पड़ा है, डेटा एट रेस्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट की के थ्रू मैनेज हो, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास अपनी मैनेज की है तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की ले लेता हूँ। और अगर इनेबल सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज्ड कीज़, तो मैंने कहा कि ये सारी जो है ऑल सर्विसेज के लिए, इसको आप कर दो। फिर नेक्स्ट आता है टैग्स एंड देन रिव्यू। टैग्स हमने बात नहीं करी है, किसी अदर वीडियो में हम लोग टैक्स के बारे में बात कर लेंगे, एंड देन रिव्यू। फिर आप एक बार यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आपको देता है कि आप सभी चीज़ देख लो, कुछ अगर आपको चेंज करना है तो अभी आपके पास ऑप्शन है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप इसे प्रॉपरली रिव्यू करके एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। मीनवाइल ये क्रिएट हो रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। ओके, हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया है। गो टू रिसोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका बेसिक ओवरव्यू, परफॉर्मेंस आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट की थी, रिसोर्स ग्रुप इस पर्टिकुलर में, लोकेशन ईस्ट यूएस में, इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में है, राइट। डेटा डिस्क अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस, रेप्लिकेशन LRS है, अकाउंट काइंड जो है जनरल पर्पस V2 है, सक्सीडेड हो गया, ये डेट टाइम पे बना है, राइट। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो आपको 4 तरीके की सर्विसेज यहाँ मिलेंगे, ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस एंड टेबल सर्विसेज। तो दीज आर द स्टोरेज, एजोर स्टोरेज सर्विस टाइप्स, है ना, डेटा सर्विस टाइप्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इधर से आप एक्टिविटी लॉग्स एंड सो ऑन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिनको हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले डेटा स्टोरेज में कंटेनर्स हमारे पास आता है, फिर ये पहले ब्लॉब बोलते थे, अभी इनको कंटेनर बोल दिया, फाइल, तो ये 4 तरीके के डेटा स्टोरेज सर्विस है हमारे पास, कंटेनर्स, फाइल स्टोरेज या फाइल शेयर्स बोलते हैं, क्यूज एंड टेबल, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जाकर के, तो ये कंटेनर्स है या ब्लॉब है, इसमें जाकर के एक आप कंटेनर बनाओगे। कंटेनर इज नथिंग बट लाइक का फोल्डर जहाँ पे आप अपने टेस्ट डेटा, राइट, तो मैंने इस नाम का कंटेनर बना दिया। पब्लिक एक्सेस लेवल जो है प्राइवेट हो सकता है,
प्राइवेट हो सकता है, ब्लॉब हो सकता है, कंटेनर्स। तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में कि ये एक्सेस लेवल हम लोग को कब रखना चाहिए, या अगर मैंने प्राइवेट रखा है तो किस तरीके से इसको कौन एक्सेस कर पाएगा, या ब्लॉक कर दिया तो किस तरीके से मेरे फाइल या ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा, या कंटेनर कर दिया तो किस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, प्राइवेट है तो कोई भी इसको एनोनिमस एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। ब्लॉब है तो एनोनिमस रीड एक्सेस होगा फॉर ब्लॉब्स ओनली, राइट। उस पर्टिकुलर ब्लॉब माने एक फाइल आप समझ लो, या वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट समझ लो, तो सिर्फ इस पे ही हो पाएगा। कंटेनर के अंदर में, इस कंटेनर या फोल्डर के अंदर आई कैन स्टोर मल्टीपल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट, राइट। बट अगर मैंने ब्लॉब लेवल एक्सेस दे दिया तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फाइल पे ही एक्सेस हो पाएगा, और दूसरा इवन दो कि आप उस दूसरी फाइल का नाम जानते हो, राइट, तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, अलाउ नहीं करेगा। अगर मैंने कंटेनर लेवल पब्लिक एक्सेस दे दिया है या एक्सेस लेवल दे दिया है, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जितने भी ब्लॉब्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगी, फाइल्स होंगी, सभी पे एक्सेस हो सकता है। आप उसको लिस्ट भी कर सकते हो, सारा कुछ रीड कर सकते हो और उसको लिस्ट भी कर पाओगे सभी को, राइट। तो फॉर नाउ मैंने कहा कि ये प्राइवेट दे देता हूँ मैं। एडवांस के आंसर में अंदर भी कुछ कई सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फॉर नाउ मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, करेक्ट। तो मैंने एक कंटेनर बना लिया यहाँ पर, और कंटेनर मेरा ये टेस्ट डेटा बन गया है। इसके अंदर में जा कर के फाइल्स वगैरह कुछ जो भी मुझे अपलोड करनी है मैं यहाँ पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट। या ब्राउज अपने सिस्टम से मैं इसको ब्राउज कर सकता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके हम लोग देख लेते हैं। ब्राउज फॉर फाइल्स पे मैंने क्लिक किया, लेट्स से कि इमेज फाइल है, इसको करते हैं एंड देन अपलोड। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया है, राइट। तो इस तरीके से आप जा करके अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर में कंटेनर बना करके उसके अंदर में कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। ये फाइल जनरली यहाँ पर इसको हम लोग ब्लॉब बोलते हैं, तो ये एक आपका ब्लॉब अपलोड हो गया, और ये ब्लॉब टाइप जो है वो ब्लॉक ब्लॉब है। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे कि ये ब्लॉब के कितने टाइप हैं, ब्लॉब, पेज ब्लॉब, अप एंड ब्लॉब, कब और किस सिनारियो में यूज़ होता है, यूज़ करना चाहिए, राइट। इसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो इस तरीके से आप स्टोरेज अकाउंट बना करके आप कंटेनर्स के अंदर में ब्लॉब अपलोड कर सकते हो, करेक्ट। अब हम समझते हैं कि एजोर स्टोरेज के अंदर में हमारे पास कितने टाइप की डेटा सर्विसेज है। ऑब्वियसली मुझे पता लग गया है, ब्लॉब, फाइल, क्यू एंड टेबल्स। तो हम लोग स्लाइड पे अपने बैक आते हैं। तो मेरे पास ये चार जो मुझे अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर दिखा था, एक जो है अलग से वो मैनेज डेस्क भी है, जो कि डेटा सर्विसेज का ही पार्ट है। तो जब कभी भी आपके पास डेटा है, टेक्सचुअल टाइप का बाइनरी डेटा है, तो आप वहाँ पर एजोर ब्लॉब्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स में के सिनारियो में आपको डेटा लेक चाहिए तो आप ब्लॉब को प्रोविज़न कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा था, अगर मैं वो डेटा लेक स्टोरेज वाला बिग डेटा वाला सिनारियो अगर चेक कर देता तो मेरा वो डेटा लीक हो सकता है। तो उस सिनारियो में मैं ब्लॉब को यूज़ सकता हूँ। फाइल्स जो है ऑन प्रेमाइस पे जो आपके फाइल सर्वर होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए मल्टीपल सिस्टम सर्वर्स के बीच में, यूजर्स के बीच में, तो वो सिनारियो भी आपको एजोर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एजोर फाइल्स। मैनेज फाइल शेयर फॉर क्लाउड और ऑन प्रेमाइस डिप्लॉयमेंट्स के लिए एजोर फाइल्स आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, राइट। उनके बीच में अगर आप मैसेजिंग का कोई सर्विस चाहते हो कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में मैसेजिंग का ट्रांसफ़र हो पाए, राइट, टू एंड फ्रो, तो आप एजोर क्यूज़ यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे वो क्यूज़ के अंदर में मैसेजेस को स्टोर करता है, करेक्ट। एजोर टेबल जो है नो सिक्वल, अगर आपको स्कीमा लेस स्टोरेज चाहिए, राइट, तो उस केसेस में आप टेबल्स का, एजोर टेबल्स का यूज़ कर सकते हो। और अगर ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम, लेट्स से कि आपकी जो डिस्क हैं उस या पेज ब्लॉब्स जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम्स अगर चाहिए, स्टोरेज वॉल्यूम्स जो आपके डिस्क में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो उस केसेस में आप मैनेज डिस्क को यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने हाई लेवल स्टोरेज अकाउंट के बारे में बात करी, और हमने ये भी देखा कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिनके बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। फॉर नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेरी, क्वेश्चंस रहता है एजोर स्टोरेज इंट्रोडक्शन या बेसिक्स के बारे में, आप मुझे इसमें कमेंट करिए और मैं उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।